Hello students of class 12, this is your English teacher and today we are taking the second chapter from the book Flamingo. Chapter name is Lost Spring, written by Anish Jung. In this story, the writer Anish Jung, she has tried to write about the poverty and tradition. Through this story, she has written about the poverty through some rag pickers children from the New Delhi Simapuri. Okay, so she has tried to explain the povertyness, the rag picker children. Okay, so we start from here about the author. अनीश जंग, इस चैप्टर को जो लिखा है उनका नाम है अनीश जंग. वॉज बॉर्न इन राउरकेला, इनका जो जन्म हुआ था वो राउरकेला में हुआ था. एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद. इन्होंने अपना चाइल्डहुड यानी कि बचपन जो था और एडोलसेंस जो एक टीन एज जो थी वो हैदराबाद में बिताई. सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, इन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में कंप्लीट की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों राइटर्स थे. अनीश जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया, इन्होंने अपना जो राइटिंग का जो कैरियर स्टार्ट किया था वो इंडिया से ही किया था. सी हैज़ बीन एन एडिटर, ये एक एडिटर भी थी और ये जो मेजर न्यूज़पेपर्स थे उनमें कॉलम्स भी लिखा करती थी इन इंडिया एंड अब्रॉड दोनों जगह. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. और ये जो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आपके बुक में दी गई है ये इनकी एक बुक है, लॉस्ट स्प्रिंग्स स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसमें से ली गई है जिसको इन्होंने सेम नाम दिया है लॉस्ट स्प्रिंग्स. ओके, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, हियर सी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, इन्होंने इसमें पॉवर्टी के बारे में लिखा है, ट्रेडिशंस के बारे में लिखा है. एंड कुछ बच्चे हैं जो रैग पिकर्स हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में लिखा है. तो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, इसकी जो एक टैग लाइन जो ये है कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है गार्बेज में. अब ये क्यों है, क्या है, ये हम इसको स्टोरी के थ्रू समझेंगे. वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो. आई आस्क साहेब, मैंने पूछा साहेब से. किसने पूछा, अनीश जंग जो राइटर हैं, इसकी जो लेखिका हैं उन्होंने किससे पूछा, साहेब, एक बच्चा है इसमें जिसकी स्टोरी है उससे पूछा कि वाई डू यू डू दिस. हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. उस बच्चे से पूछा जिसका नाम साहेब है, जिसको वो हर सुबह, स्क्राउंजिंग का मतलब है सर्च करते हुए, गार्बेज का मतलब है कूड़े में, वो क्या करता है, ये बच्चा कूड़ा बीनने का काम करता है. यानी कि कूड़े से कूड़ा उठाना नहीं बल्कि कूड़े से जो गोल्ड का मतलब यहाँ पर है प्रीसियस थिंग्स, यानी कि सिक्के मिलना, पैसे मिलना, रुपए मिलना, सोना या जो भी प्रीसियस चीज़ें हैं वो मिलना, गोल्ड का यहाँ पर मतलब है. तो लेखिका उसको हर सुबह ये काम करते हुए देखती है कि वो सर्च करता है, कूड़े में कुछ छांटता है, क्या चीज़ें, प्रीसियस थिंग्स, और छांटते हुए अपने नेबरहुड, अपने पड़ोस में. तो तब लेखिका उससे पूछते हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब कौन है, अब साहिब के बारे में लेखिका बताती हैं. साहिब वो बच्चा है जिसने बहुत पहले अपना घर छोड़ दिया था, अपना गांव छोड़ के इस शहर में वो आ गया था. सी एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और ये कहाँ का रहने वाला है, ढाका का, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका का रहने वाला है. और ढाका के जो ग्रीन फील्ड्स जो इसका गांव था उसको छोड़कर यहाँ आया है. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर ऐसा नहीं है कि उसकी यादों से बहुत दूर है. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, एक तूफान में इसका जो घर था और जो ग्रीन फील्ड्स थे वो सब खत्म हो गए थे. हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसको बताती थी. दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब ये यहाँ पर बिग सिटी यानी कि दिल्ली में ये रहते हैं, अभी आगे आएगा. तो यहाँ पर आ गए थे ढाका से, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं, कूड़े से प्रीसियस चीज़ें, मतलब कुछ काम की चीज़ें अपने लिए ढूंढते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स. अब जो लेखिका ने उससे स्टार्टिंग में पूछा था कि तुम वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, ये पूछा था, इसका जवाब देते हुए वो बताता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है. ही मटर्स मीन्स इन अ लो वॉइस, हल्की सी आवाज़ में वो कहता है, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, अब लेखिका जो राइटर हैं वो उससे बच्चे से कहती हैं स्कूल जाओ, कुछ और करने को नहीं है तो स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यहाँ पर जो ग्लीबली का मतलब है ये है कि कॉन्फिडेंस में कुछ
एकदम से कुछ कह देना बिना सोचे समझे। अब उसको फिर रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने इसको बोल तो दिया कि तुम स्कूल जाओ, लेकिन कितनी खोखली एडवाइस मैंने इसको दी है, क्योंकि वो स्कूल कैसे जा सकता है जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। अब वो बच्चा जवाब देता है, कौन? साहिब, कि मेरे बगल में आसपास मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वहाँ कोई स्कूल बना देगा तो मैं चला जाऊँगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब वो लेखिका उसको फिर थोड़ा सा ऐसे मजाकिया में मजाक करते हुए कहती हैं कि अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। और स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। एक कुछ दिनों बाद फिर उसने देखा कि वो बच्चा उसके पास आता है, लेखिका के पास दौड़ते हुए आता है। इज योर स्कूल रेडी? और लेखिका को पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल जो है वो तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। लेखिका कहती है मैंने कहा कि स्कूल ऐसे नहीं बनता है, स्कूल बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ट। अब लेखिका इस बात को कहती हैं कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, फिर उसको एम्ब्रेस मतलब शर्म सी महसूस होती है कि मैंने कैसा प्रॉमिस इसको किया था, दैट वॉज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि स्कूल बनाना कोई इतना ईजी नहीं है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। अब वो कह रही हैं कि फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि जिस जैसा प्रॉमिस इसको मैंने किया था, मतलब कैसा प्रॉमिस, बोल तो दिया कि आपको स्कूल जाऊँ, मैं स्कूल बनाऊंगी, भेजूंगी, या इस तरह से बोल दिया, लेकिन जो क्या है, जो प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर सकती है। ऐसे न जाने कितने, ओके, ऐसे न जाने कितने प्रोमिसेस उसके ब्लीक वर्ल्ड में, ब्लीक का मतलब होता है अंधकार भरे वर्ल्ड में, उसके किसके, साहेब के वर्ल्ड में न जाने कितने लोगों ने ऐसे प्रोमिसेस उनको किए हैं जो जिनसे उसका संसार जो भरा हुआ है ऐसे प्रोमिसेस से। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक उसको जानने के बाद, ये लेखिका कहती हैं किसको, साहेब को जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने क्या जवाब दिया? ही अनाउंसेस साहिब आलम, उसने जवाब दिया साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, और वो अपने नाम का मतलब नहीं जानता है। इफ ही न्यू ही इट्स मीनिंग, अगर वो अपने नाम का मतलब जानता, उसके नाम का मीनिंग जो कि क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का राजा, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको अपने नाम का मतलब जब उसको पता चलता तो उसे इसको बिलीव करने में बहुत मुश्किल होती, बहुत मुश्किल से वो बिलीव कर पाता। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम का मतलब जाने बिना ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो स्ट्रीट्स का मतलब है गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, अपनी उस गैंग के साथ जो क्या है, बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर जो चलती है, उस आर्मी के साथ घूमता है, आर्मी में अपने गैंग के साथ। हु अपेयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह सुबह दिखते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह सुबह की बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स के तरह। एंड डिसअपेयर एट द नून, और दिन तक वो अपना काम खत्म करके फिर डिसअपेयर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों तक उनसे मेल जोल करते हुए मैं उनको, उनमें से काफ़ी सारे लोगों को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर चुकी थी, पहचान चुकी थी, ऐसी लेखिका कहती हैं। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, अब लेखक कहते हैं कि उनमें से उस आर्मी जो बेयरफुट आर्मी थी, उन बच्चों की, साहिब की, उनमें से किसी एक को मैंने पूछा, वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तुम बेयरफुट क्यों घूमते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो उनमें से एक बच्चा जो ऐसे ही बहाना बनाते हुए, ऐसे ही अपनी गरीबी को छुपाते हुए ऐसे ही बोल देता है कि मेरी मम्मी सेल्फ मतलब ऊंची सी अलमारी में चप्पल संभाल के रखे हुए है, वहां से उनको उतार के मुझे देती नहीं है। ही आंसर सिंपली, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, और एक दूसरा ही बच्चा उस गैंग में से जवाब देता है, जो उनकी गैंग है, एक दूसरा बच्चा अचानक बोल पड़ता है कि अगर इसकी मम्मी इसको चप्पल दे भी दे तो ये उनको फेंक देगा। एड्स अनदर, हु इज वेयरिंग, अब वो बच्चा जो है जो जवाब देता है, उसने क्या पहना हुआ है, हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, उसने मिसमैच शूज पहने हुए, एक पैर में दूसरा, दूसरे पैर में दूसरा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जैसे ही उसने उसके उन शूज पे कमेंट किया लेखिका ने, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो केवल अपने पैरों को सफल आपस में करते हुए, हिलाते हुए, और कुछ नहीं बोल पाता है। आई वांट शूज सेज अ थर्ड बॉय, अब एक तीसरा बॉय उस गैंग में से बोलता है, मुझे क्या चाहिए, शूज चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज लाइफ, जिसने कभी अपनी लाइफ में एक पेयर ऑफ शूज नहीं पहना।
ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। लेखिका कहती हैं कि इस अपनी मतलब कंट्री में मैं पूरी कंट्री घूमी हूँ और मैंने वहाँ पर बच्चों को वॉकिंग चलते हुए देखा है नंगे पैरों। इन सिटीज़ में भी, विलेजेस रोड्स में भी, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू से बेयरफुट। और वो कहते हैं इज़ वन एक्सप्रेशन, मतलब अगर उनको पूछो कि तुम नंगे पाँव क्यों घूमते हो, तो वो बताते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कि हम पैसे की, ऐसा नहीं कि हमारे पैसे नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन ये हमारा ट्रेडिशन, हमारी परंपरा है, हम नंगे पाँव घूमते हैं। आई वंडर, लेखिका कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि क्या वो बहाना बनाते हैं, टू एक्सप्लेन अवे पर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब अपनी कभी ना खत्म होने वाली, परपेचुअल मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को छुपाने के लिए क्या वो बहाना बनाते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन, अब लेखिका कहती हैं कि मुझे एक आदमी ने जो अपनी स्टोरी कुछ अपने बारे में उसने बताया था वो याद आती है, जो उडुपी कर्नाटका में वंस टोल्ड मी रहता था, उसने एक स्टोरी बताई थी। एज अ यंग बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक टेम्पल के बगल में एक स्कूल था जहाँ वो जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, उस टेम्पल में उसके पिता क्या थे, प्रिस्ट थे। ये उडुपी का जो व्यक्ति है ये अपनी स्टोरी लेखिका को बताता है, उसको याद आ रही है। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो अक्सर स्कूल जाते समय टेम्पल पे रुकता था, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और पेयर ऑफ शूज के लिए वो प्रे करता था भगवान से। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, अब लेखक कहते हैं कि वो जो आदमी मुझे बताया था कि वो छोटा जब था तो वो शूज के लिए टेम्पल में रुक के प्रेयर करता था। एक वो कहते हैं कि 30 साल बाद मुझे उस व्यक्ति के गांव टाउन में जाने का मौका मिला, एंड द टेम्पल, उस टेम्पल में, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर ऑफ डिस डी डिसोलेशन, मीन्स उसका जो गांव था अब वो क्या हो गया था, डूब गया था किसमें, एयर ऑफ डिसोलेशन मतलब खालीपन, मतलब खंडर सा, मतलब खाली हो गए थे वहाँ पर, अब लोग नहीं थे। इन द बैकयार्ड, जो पीछे बैकयार्ड की तरफ, वेयर लीव्ड द न्यू प्रीस्ट, उस मंदिर में अब एक नया प्रीस्ट रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पर रेड कलर की और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। अब अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग जो बच्चा था वहाँ पर वो ग्रे यूनिफॉर्म में रहता, मतलब उसने देखा। वेयरिंग सॉक्स, जिसने सॉक्स पहने हुए थे एंड शूज पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, उसने क्या किया, वो स्कूल से आया पेंटिंग हाँपते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बैग, अपना स्कूल बैग उसने फोल्डिंग बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, अब उसको एक दूसरा बच्चा याद आया जो प्रेयर किया करता था, हैड मेड टू गॉडेस, कि जो भगवान से प्रेयर करता था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, कि जब उसे जूतों के लिए प्रेयर करता था और जब उसको जूते भगवान ने दे दिए, लेट मी नेवर लूज देम, तो वो कहता था कि भाई भगवान मुझे जूते मिल चुके हैं, इनको मैं कभी खोऊं ना, मुझसे ये कभी खोए ना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने उसकी प्रेयर सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, और अब जो बच्चे हैं प्रीस्ट के, वो क्या करते हैं, शूज पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, अब लेखक को क्या आता है कि मेरे पड़ोस में जो बहुत से बच्चे हैं वो क्या है, शूलेस, यानी कि यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में लेखिका ने जो कंपेयर करने की कोशिश की है कि एक उसको याद आती है कि कोई आदमी जो बताता था कि वो बचपन में उसके पास शूज़ नहीं हुआ करते थे और वो लोग भगवान से न जाने क्या मांगते हैं, वो शूज़ मांगा करता था। लेकिन आज 30 साल बाद जब वहाँ पर पहुँचे तो उसने देखा कि आज उस जो प्रीस्ट के बच्चे हैं वो वहाँ पर शूज़ पहनते हैं, अच्छे से ड्रेसअप रहते हैं। तो उसको याद आया कि अब मेरे नेबरहुड में जो ये साहिब आलम जो लोग रहते थे कि ये कैसे शूलेस हैं, इनके पास शूज़ नहीं है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अब जो ये लेखिका हैं इनकी जो जान पहचान हो गई थी इन रैग पिकर्स से, यानी कि ये जो बच्चे थे साहिब आलम, इनसे जान पहचान इसको लेकर के गई सीमापुरी, यानी कि जो दिल्ली में है वहाँ तक ये चली गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, ये जो प्लेस है ये दिल्ली की बाउंड्री है, बिल्कुल लास्ट बाउंड्री। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो यहाँ दिल्ली से मेन सेंटर से काफ़ी दूर है। मेटामॉर्फिकली, और ये कह रही हैं कि ये दूर डिस्टेंस में बात नहीं कर रही हैं कि डिस्टेंस में बहुत दूर है, ये कह रही हैं मेटामॉर्फिकली, मतलब मेटाफर यहाँ पर, यानी कि जो तुलना कंपैरिजन किया गया है सुख सुविधाओं से, कि एक तो जो दिल्ली में है वो घर क्या है,
बहुत अच्छे-अच्छे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और जो सीमापुरी जो बाउंड्री पे ये जो है, तो ये दिल्ली के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या है, झुग्गी-झोपड़ियाँ वगैरह हैं। तो इन दोनों चीज़ों से ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली से न जाने कितना दूर कोई दूर का गाँव है, दिल्ली का नहीं है। दोज़ हू लिव हियर आर स्क्वैटर्स, जो यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स वो होते हैं जो कहीं पर रहते हैं, लेकिन उस घर में रहने के या उस जिस ज़मीन पे वो रहते हैं उनका उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। हु केम फ्रॉम, तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वो क्या थे, स्क्वैटर्स थे, सीमापुरी में रहने वाले। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ था, ये वॉर के टाइम, तो बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी, मतलब यहाँ से भाग के इंडिया आए हुए थे, जो यहाँ पर रहते थे सीमापुरी में 1971 में। साहिब्स फैमिलीज एमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी वॉज था उस समय एक जंगली इलाका सा, मतलब सुनसान इलाका। इट स्टिल इज, आज भी ऐसा ही है ये, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज ये एम्प्टी नहीं है, मतलब यहाँ पर ये लोग रहते हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड्स, इनके घर कैसे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, इनकी जो छतें हैं घरों की वो टिन की बनी हुई हैं। एंड टेरुप्लिन, टेरुप्लिन मीन्स होता है त्रिपाल, जो मतलब टेंट वेंट का जो होता है उससे बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज की सुविधा नहीं है, ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है। लीव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, जो अपना मीन्स प्लास्टिक का बैग उठा के कूड़े में जाके कूड़े से छांटते हैं। दे हैव लीव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये यहाँ पर 30 सालों से ज़्यादा से रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के। विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास सिर्फ राशन कार्ड्स हैं। गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, इनका नाम जो वोटर लिस्ट में आने के लिए। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जो इनको मदद करता है कि जिससे ये ग्रेन यानी कि अपना जो खाना है, राशन पानी खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कहते हैं कि इनमें से अगर किसी को पूछा जाए, इसको आगे देखते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्किंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से द ग्रुप ऑफ वुमेन। अब ये जो ग्रुप ऑफ वुमेन है, इनको लेखिका ने पूछा, तो इनका जवाब था फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन, मतलब जीवन जीने के लिए फूड जरूरी है, आइडेंटिटी जरूरी नहीं है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम इतना कर सकें कि अपनी फैमिली को खिला सकें भरपेट। एंड गो टू बेड विदाउट एक्किंग स्टमक, और पेट में मतलब भूखे पेट ना सोएं, एक्किंग स्टमक मीन्स भूखे पेट ना सोएं। वी वुड रादर लीव हेयर देन, हम यहाँ रहना पसंद करेंगे इन द फील्ड्स, अपने गाँव की बजाय। दैट गेव अस नो ग्रेन, जहाँ गाँव में, हमारा गांव तो है लेकिन वहाँ हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, मीन्स रोजी रोटी का जरिया नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कम से कम अपना खेत, अपना मकान नहीं है, लेकिन रोजी रोटी का जरिया है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, जिन्होंने कैसी साड़ी पहनी हुई थी, मीन्स फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी, वो एक ग्रुप ऑफ वुमेन, वो विमेन वो बताती हैं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनको पूछा, ये लेखिका कह रही हैं, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि तुमने अपना गांव छोड़ के, जहाँ पर रिवर्स भी थी, फील्ड भी थे, उनको छोड़ के तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ऐसा जवाब एक ग्रुप ऑफ विमेन जो थी वो देती हैं इस आंसर का। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स, जहाँ कहीं भी इनको खाना मिल जाता है ये वहीं पर अपना टेंट लगा देते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं। बिकम ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट मतलब टेम्पररी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन भी इन्हीं के साथ बड़े होते हैं, इन्हीं टेंट से बने हुए घरों में। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और इनके सर्वाइवल जो लाइफ का सर्वाइवल है उसके पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा बीनने का काम करना। थ्रू द ईयर्स, कुछ सालों बाद, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और कुछ सालों बाद ये बच्चे, पहले तो ये अपने माँ बाप के साथ जाते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं, और धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, उसमें प्रोफेशनल टाइप के बन जाते हैं। फाइन आर्ट मीन्स ये उसमें ट्रेंड बन जाते हैं, और नए नए तरीके निकाल के ये रैग पिकिंग करते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज उनके लिए क्या है, सोने जैसा है, गोल्ड की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोज की रोटी की तरह है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सर के ऊपर की छत की तरह है। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे ये लीकिंग रूफ क्यों ना हो, यानी कि लीक करती हुई, जहाँ से बरसात का पानी आए, ये उस तरह का है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए ये कुछ और है, इससे ज़्यादा है, सर्वाइवल से ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपीज़ नोट, अब वो कहता है
एक बच्चा कहता है आई समटाइम्स, कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहिब सेज, ये साहिब कहता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों में चमक होती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हिप ऑफ गार्बेज, और जब आपको एक कूड़े, हिप ऑफ गार्बेज का मतलब है कूड़े का ढेर, हिप ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़े का ढेर, जब आपको कूड़े के ढेर में एक सिल्वर कॉइन मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग मीन्स, तो आप सर्च करना बंद नहीं कर देते हो कि सिल्वर कोइन मिल गया बस हो गया। नो, फॉर देयर, उनके लिए, इज होप फॉर फाइंडिंग मोर, ये उम्मीद है कि अगर एक सिल्वर कोइन मिला है तो अब वो और तेजी से काम करते हैं कि क्या पता कुछ और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए ऐसा है, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब सर्वाइवल है, रोज की रोजी रोटी है, लेकिन बच्चों के लिए एक एडवेंचर है, जैसे कि ये एक खजाने की तलाश करने जैसा है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इट इन वंडर मीन्स, ये उनके लिए एक एडवेंचर है। फॉर द एडल्ट्स इट मीन्स सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये क्या है, एक सर्वाइवल है, इनकी सिर्फ रोजी रोटी का जरिया है, और बच्चों के लिए एक एडवेंचर है कि जैसे ये खजाने की तलाश कर रहे हों। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक विंटर की मॉर्निंग को लेखिका कहते हैं कि मैंने साहिब को खड़े हुए देखा एक गेट के बाहर, एक नेबरिंग वहाँ पर बगल में क्लब था, स्पोर्ट्स टाइप के क्लब जो होते हैं उसके बाहर देखा। वो जो साहिब था वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, दो यंग मैन, दो आदमियों को देख रहा था जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, अब वो साहिब भी बोलता है कि मुझे भी गेम खेलना पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो उस गेम को बहुत उत्सुकता से देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और ही एडमिट्स, साहिब आप बोलता है कि कभी कभी मैं अंदर चला जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता है मुझे रोकने वाला। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और कभी कभी गेट कीपर जो है मुझे स्विंग मतलब झूले वूले जो वहाँ पर खेलने की चीज़ें उनको यूज़ करने देता है, खेलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के शूज़ पहने हुए थे। दैट लुक स्ट्रेंज, लेकिन वो बड़े अजीब से दिख रहे थे। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसके जो डिस्कलर अलग ही कलर की शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे उसके साथ वो स्ट्रेंज अजीब से दिख रहे थे टेनिस के शूज़। समवन गेव देम टू मी, अब वो बताता है कि शूज़ उसके पास कहाँ से है, वो कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करते हुए बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो कहता है कि शायद ये जो शूज़ हैं किसी अमीर, किसी रिच जो बच्चा था उसने मुझे दिए थे। क्यों दिए थे? हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि इस एक शूज़ में होल हो गया था तो किसी अमीर बच्चे ने ये मुझे दे दिए थे। डज नॉट बोथर हिम, और उसमें छेद होना उस शूज़ में, ये इससे साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, क्योंकि साहिब हमेशा से नंगे पैर चलाए, तो जो व्यक्ति हमेशा नंगे पैर चलाए उसको अगर ऐसे शूज़ भी मिल जाए जिसमें से एक शूज़ में छेद है, होल है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन शूज़ विद अ होल इन ड्रीम कम, उसके लिए ऐसा है कि जैसे उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, जिस गेम को वो इतनी उत्सुकता से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब एक अगली सुबह की बात लेखिका कहते हैं, लेखिका उनसे मिलती जुलती रहती है तो इस बारे में वो चैप्टर को लिख रही हैं, मतलब उनसे मुलाकात होती रहती है। तो लेखिका अब यहाँ पर लिख रही हैं कि एक अगली मॉर्निंग, काफ़ी टाइम बाद वो कह रही हैं कि एक मॉर्निंग मैंने साहेब को देखा जो कहाँ जा रहा था, दूध लेने, मिल्क बूथ, दूध की दुकान पर। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में एक स्टील कैनिस्टर मतलब एक स्टील का बर्तन था छोटा, जैसे दूध का बर्तन होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब वो लेखिका को मिलता है, साहेब वो बोलता है कि अब मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर उंगली से दिखाते हुए कि एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, वो कहता है कि मुझे उसके बाद मुझे वहाँ पर 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा खाना पीना सब वहीं पर होता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, अब मैंने उसको पूछा कि क्या उसे जॉब पसंद है। ही हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और ऐसा पूछते ही उसके जो चेहरे पे एक केयर फ्री, एक फ्रीडम वाला जो लुक था वो गायब हो गया। द स्टिल कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अब वो कहता है, अब वो लेखक कहते हैं कि स्टील का कैनिस्टर तो बहुत छोटा सा था, और जब वो रैग पिकिंग किया करता था यानी कि कूड़ा बीनने का काम करता था, उसके शोल्डर पे बहुत बड़ा
बहुत ही बड़ा एक बैग हुआ करता था जिसमें कचरे का गार्बेज जिसमें वो रखता था, लेकिन आज उसको वो स्टील का जो कैनिस्टर है उस कचरे के बैग से बहुत ज़्यादा हैवियर लग रहा था, भारी लग रहा था। जबकि यहाँ पर भारी का मतलब वजन से नहीं है। यहाँ पर क्यों बोला गया या अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि या स्टील कैनिस्टर तो छोटा होता है, दूध का बर्तन जितना भी होगा, लेकिन कूड़े का जो थैला था वो बहुत बड़ा होता था। लेकिन आज उसको वो स्टील का छोटा सा कैनिस्टर बहुत भारी लग रहा था। इसका कारण क्या था? बिकॉज द बैग वॉज हिज, क्योंकि जो बैग बहुत भारी हुआ करता था वो उसका खुद का बैग हुआ करता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कैनिस्टर था वो उसका खुद का नहीं था, वो उस चाय की दुकान वाले का था। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब वो कूड़े बीनने का काम भी भले करता था, लेकिन तब वो अपना किसी के अंडर में वर्क नहीं करता, उसका सब कुछ खुद का होता था, वो फ्रीडम अपने लिए काम करता था। लेकिन आज वो एक टी स्टॉल वाले के लिए काम करता है। एंड साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं था, अब वो किसी का गुलाम, यानी कि किसी के अंडर में नौकरी करने वाला एक गुलाम ही बन चुका था। अब वो खुद का मास्टर, अपना ओन फ्रीडम उसके पास नहीं थी। तो ये यहाँ पर एक स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद एक और स्टोरी इसमें है इसी चैप्टर में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।